ओम शांति। तो अभी का हमारा सेशन होगा कर्मा फिलॉसफी बेसिक्स। तो सारे बेसिक्स ही हम कवर करेंगे, वो एक फाउंडेशन बन जाएगा आगे के सेशंस के लिए। तो 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। और फिर एक बहुत सुंदर गीत है, बाहर के गायक का है। उस गीत में उसके ऊपर भी कैमरा काफ़ी समय है, जो हम यूजुअली पसंद नहीं करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को दिखाते उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो गीत का बाकी वीडियो अच्छा है तो सिर्फ ऑडियो लगा दो, सामने ऐसे ही रख दो, तो वो नहीं चाहिए था मुझे, इसलिए मैं वो वीडियो में दिखाती हूँ। उसको भी फील करेंगे, उसके शब्दों को। बहुत सुंदर गीत है। तो 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, उस परम शिक्षक को इन्वोक करेंगे। और मन ही मन उन्हें कहेंगे, बाबा मेरे सारे जन्मों का प्रवास आपको पता है। इस यात्रा पर मुझे कौन कौन से लेसन्स लेने हैं, कैसे इवॉल्व होना है और निखरना है, ये सिर्फ आपको पता है। हे परम शिक्षक, आप मुझे सदा जो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ मैं और निखरता चलूं, बेहतर बनता चलूं। आपकी शिक्षाएं सदा मेरे साथ चलें और हम दोनों का हमेशा एक डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन कायम रहे।
से जी रहा है इंसान या नहीं जी रहा है? इससे भी बदतर है। कुछ चीज़ें दिखाई, मेनली इसमें एनिमल्स का दिखाया है। इंसानों के साथ भी तो बहुत कुछ किया जा रहा है, प्रकृति के साथ भी किया जा रहा है, अपने साथ भी तो कर रहे हैं। तो जो किया वो वापस आएगा। समझना है तो कर्मा फिलॉसफी। तो अभी का सेशन बेसिक्स का रहेगा, जैसे शेयर किया। ऊपर कुछ बहनों ने विजुअलाइजेशन भी किया है। एक बहुत सुंदर बेड है, अच्छा भोजन हुआ है, हम सोने वाले हैं। इसलिए लाइट्स ऑन रहे। हाँ हाँ, अच्छा, ओके ठीक है, आई विल डू दैट, थैंक्स। तो लॉ ऑफ कर्मा कहे, कर्मा फिलॉसफी कहे, तो हम सब जानते हैं कि कर्मों की गुह्य गति के बारे में ये लॉ हमें सिखाता है। लेकिन कर्मों के लिए हमेशा ही एक जो कश्मकश रही है या मुंझाइश रही है कि कौन से कर्म सही और क्या गलत, सही क्या और गलत क्या। सुनते हैं ना हम, कभी कभी होता है ना, हम कुछ बताने जाते हैं, इट मे नॉट बी राइट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव बट इट इज़ राइट फॉर मी। शायद आपके लिए सही नहीं है लेकिन मेरे लिए सही है। तो कर्मों के लिए क्या रिलेटिविटी हो सकती है? किसी के लिए सही, किसी के लिए गलत, आइडियली नहीं होना चाहिए, बट है ना। अगर आप देखेंगे इतिहास में भी, अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ों को पहले अच्छा माना जा रहा था, शायद आज हम नहीं मानते, है ना। जैसे सती प्रथा थी, नहीं मान रहे, तब तो उसको एक ऑनर समझा जाता था। तो मान्यताएं बदलती जाती है, इतिहास को भी हम देखें तो कालखंड में मान्यताएं बदलती जाती है। अलग अलग संस्कृतियों में भी मान्यताएं अलग अलग होती हैं। एक संस्कृति में मान्यता, एक चीज़ को अच्छा माना जाता है, दूसरे संस्कृति में खराब माना जाता है। वैसे ही धर्मों में भी मान्यताएं अलग होती है। किसी एक चीज़ को एक धर्म में वही खराब माना किसी ने उसको अच्छा माना। वैसे ही एक ही संस्कृति की को हो या एक ही धर्म की जो अलग अलग पीढ़ियाँ है, वहाँ पे भी मान्यता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर बाकियों का छोड़े, एक व्यक्ति के जीवन काल में उसकी मान्यताएं बदलती जाती है कर्मों के प्रति। उसके जीवन के अनुभव है, तो एक चीज़ को जिसको वो खराब मान रहा था, शायद अब शुरू कर ले। रिश्वत लेना खराब मान रहा था, वैसे अपब्रिंगिंग थी, और जीवन में ऐसे अनुभव आए, जो कर रहा है वही अच्छा जा रहा है। और आत्मा बदल गई, उस कर्म के लिए उसकी मान्यता बदल गई। तो क्योंकि ये परिवर्तन होता आया है, एक ही समय पर अलग अलग मान्यताएं एक कर्म के लिए उपस्थित है, इसीलिए ये मुंझाइश है। अगर वो ब्लैक एंड वाइट होता तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता, बट क्योंकि उसके बहुत ग्रे शेड्स है, तो हम क्या कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार, कभी इसको पकड़ते कभी उसको पकड़ते। लेकिन एक चीज़ को हमें समझना है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज टू ब्रेक द लॉ।
with my spiritual identity. Then we get aligned to our Father, His true identity. बाकी टाइम का है जो हम स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे, बट वी गेट अलाइन टू द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ टाइम, और फिर वैसे कर्म करने लगते. लेकिन उसके लिए जो एक बहुत गहरी समझ मिलती है वो कर्मा फिलोसफी. तो ये जो स्पिरिचुअल लॉज है उसके साथ अलाइनमेंट, ये फोर्थ अलाइनमेंट है. और जितने अलाइंड रहेंगे उतने सेफ रहेंगे. मिसअलाइनमेंट क्या करते हैं? अगर गाड़ी के पहिए है, अलाइन नहीं है, क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना. जितने अलाइन रहेंगे उतने सेफ रहेंगे. तो हमें समझना चाहिए, यू बेटर नो द लॉज देन. तो देश जीवन में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के जो लॉज होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं जो गवर्न करते हैं हमारे लाइफ को. तो बेसिक जो है लॉज ऑफ द लैंड, है ना, उस देश के जो कानून है, नियम है, वो भी समझना ज़रूरी है. अभी मुझे समझा मैं आत्मा हूँ तो बाहर का कुछ देखना नहीं है. आई बी स्टिल पनिश्ड अगर मैं देश के कानून को नहीं फॉलो करती हूँ तो, है ना. तो वो भी समझ कर जीते हैं. अभी सब यहाँ पे बैठे हैं, माना हम फॉलो तो कर रहे हैं, नहीं तो अंदर होते, है ना. फिर फिज़िक्स के नियम, फिज़िक्स के जो सारे लॉज है, ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ है या लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, ये सारे जो लॉ ऑफ क्या कहेंगे हम, ग्रेविटी, हाँ वो हो गया. और एक मैंने अलग अलग जो लॉ ऑफ मोशन है, हाँ अलग अलग लॉज जो है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो 5 एलिमेंट्स का बना हुआ, ये जो डिफॉल्ट किसी ने बनाया नहीं है, वो है. देश के कानून मानव निर्मित है. एक स्टेप अप चाहते हैं, जो फिज़िक्स के लॉज है बनाए नहीं है, वो है, वो चल रहे हैं, इसीलिए दुनिया चल रही है. अगर हम उसके साथ अबाइड करते हैं, अलाइन करते हैं तो ठीक रहेंगे, नहीं करते हैं तो, है ना, विल बी पनिश्ड इन डिफरेंट वेज. क्या आप ब्रेक करते हो उसके ऊपर है. वैसे ही और भी नियम है, स्पिरिचुअल लॉज बनाए नहीं है, वो है. उनको मैं समझती हूँ, उनके साथ अलाइन रहती हूँ, सेफ रहती हूँ, अदरवाइज विल बी पनिश्ड. तो इसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव का नियम. लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है? हर चीज़ किसी वजह से होती है और हर असर के लिए एक खास वजह होती है. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ कॉज. देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज बिहाइंड सम रिजल्ट. Cause causes certain effects. C is equal to E. There can never be an effect without a cause. ठीक है. अगर इसको, ये अम्ब्रेला थीम है, ये बड़ा लॉ है, इसके अंडर अलग अलग लॉज आ जाते हैं. जैसे लॉ ऑफ कर्मा आ जाता है, लॉ ऑफ अटेंशन आ जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, ये इसके अंडर आ जाते हैं. तो हम आज बात लॉ ऑफ कर्मा की करेंगे. यही लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, माना कोई इफ़ेक्ट है तो उसके लिए कोई कॉज होगा. सिंपल यहाँ पे जो है ना, इधर का क्यों हिला? क्योंकि वहाँ से पुश किया गया था. और वो क्यों हिल रहा है? क्योंकि यहाँ से पुश किया गया है पेंडुलम, है ना. हाँ, तो माना कुछ इफ़ेक्ट है, कुछ आपको इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कुछ कॉज है. सिंपल. आपको अभी सपोज अगर हेडेक हो रहा है, इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, कुछ तो कॉज है ना. या तो आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, या तो आपने नींद ठीक से नहीं की, या तो फिर आप एसिडिटी हो रही है, आपने ऐसा खाना खाया जो आपको सूट नहीं होता है. देयर कुड बी डिफरेंट कॉजेज फॉर डिफरेंट पीपल. इफेक्ट दिखाई दे रहा है, सो देयर कैन नेवर बी एन इफेक्ट विदाउट अ कॉज. ठीक है, समा लेना है, ये बहुत काम में आएगा. ठीक है. अभी इसको जब कर्म, इसको हम फिर कर्मा के साथ जोड़ेंगे. एग्जैक्ट सेम नहीं है,
इसका अलग ही है ना। ये सिर्फ कह रहा है कि इफ़ेक्ट के लिए कॉज हमेशा होगा, वो थोड़ा सा अलग हो गया। कर्म सिद्धांत के साथ जब हम इसको लगाएंगे तो एक बहुत सुंदर कभी पढ़ने में आया था, जो एक अलग लेवल पर स्तर पर हमें टच करता है। वो स्टेटमेंट है, जो अनुभव मैं दूसरों को कराता हूँ वह एक दिन मेरा अनुभव बन जाएगा। द एक्सपीरियंस दैट आई क्रिएट इन अदर्स विल बी माई ओन एक्सपीरियंस वन डे। द एक्सपीरियंस दैट आई क्रिएट इन अदर्स will be my own experience one day। मैंने अपने संकल्पों से, बोल से, कर्मों से जिसको जो अनुभव करा है, कभी सुख अनुभव करा है तो कभी मेरा भी सुख का अनुभव होगा, दुख करा है तो दुख का अनुभव होगा, बट होगा ज़रूर। स्पिरिचुअल लॉज है, सर्टन है। तो कर्म सिद्धांत के लिए जो जनरल हम एक परिभाषा यूज़ करते, जैसा बोओगे ऐसा पाओगे, है ना। एज यू सो शैल यू रिप। तो इस हम यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये हम कहते हैं। और उसके साथ और एक बिलीफ सिस्टम क्या है, सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। तो एक जगह पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे कर्मों की, और एक जगह पे सब कुछ उसका है। मैं कुछ भी कर रही हूँ लेकिन सुख देना है तो सुख देगा, दुख देना है तो दुख देगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ सिस्टम्स है। तो दोनों में से कोई एक ही राइट हो सकती है। हम दोनों यूज़ करते हैं अगेन कन्वीनियंस के हिसाब से, है ना। दोनों में से कोई एक राइट होगी। कौन सी राइट होगी, क्या लगता है आपको? जैसा मैं कर्म करूँगी वैसा ही फल मैं पाऊँगी, है ना। यही आंसर स्टूडेंट से भी आता है। लेकिन कहना एक बात होती है, मानना एक बात होती है। जैसे कल हमने कहा परमात्मा एक है या अलग है, सब कहेंगे एक है। क्या वो मानकर जीते हैं? नहीं जीते। सटल लेवल पर हमने उसको डिवाइड कर लिया। वैसे ही ये वाली बात, तो इसको हमें और एक्सप्लेन करना है ना। तो जैसे शिवानी दीदी एग्जांपल देते हैं, पेरेंट है, पेरेंट को बताया जाए, मतलब उसको शक्ति दी जाए कि तुम भाग्य लिखोगे, जो भी लिखोगे वो सच होगा उस व्यक्ति के जीवन में। अभी अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो कैसे लिखेंगे? पेरेंट, माता पिता है, सिर्फ अच्छा 100% परफेक्ट लिखेंगे। और 2 बच्चे हैं तो दोनों का परफेक्ट एंड सेम। एक अच्छा सुनता है, एक नहीं सुनता है, फिर भी सेम, है ना। जब वो रियल होने वाला है ये जब पता है, अदरवाइज भी सोचेंगे भी नहीं कि कुछ इसके साथ खराब हो। और वही पड़ोसी का बच्चा है तो, और पड़ोसी के साथ विशेष बनती नहीं है आपकी। थोड़ा लिखेंगे ऐसे, बच्चे का चेहरा सामने आएगा और जो मैं लिखूंगा वो उसके जीवन में होगा। नहीं कर पाएंगे अभी इस समय पर, कलयुग अंत पर भी नहीं कर पाएंगे। भगवान जो प्रेम का अनंत सागर है, वो अपने आत्मा रूपी बच्चों के लिए ऐसा भाग्य लिखेगा कि एक महल में पले और एक पूरी जिंदगी रास्ते के किनारे भीख मांग कर जिए? कभी नहीं। वो पेरेंट है ना, सुप्रीम पेरेंट है। तो वो अगर बच्चों के लिए भाग्य लिखेगा, अगर सच में लिखता है, तो वो परफेक्ट लिखेगा और सेम लिखेगा। लेकिन अभी के समय पर हमें मनुष्य आत्माओं का भाग्य न परफेक्ट दिखाई दे रहा है, न सेम दिखाई दे रहा है। व्हाट डज दैट मीन? वो भाग्य उसने नहीं लिखा है, वो हमने खुद ने अपने कर्मों द्वारा लिखा है। फिर भी उसे भाग्य विधाता कहा जाता है। क्यों? अगर मेरे कर्म ही भाग्य लिखते हैं तो भगवान को भाग्य विधाता क्यों कहा जाता है? अच्छा, वो सिखाता है। नहीं, वो भी हमने ही बनाया। उसने हमें विधि और विधान सिखाई, बनाया तो हमने ना। इसलिए तो पहले जन्म से ही भाग्य अलग अलग है। लेकिन उसने समान बनने की विधि सिखलाई, विधान सिखलाया। उसने बनाया नहीं, बनते हम अपने एफर्ट से है।
और जिसने जितना कर्म किया वो उतना ही बनता है, नहीं तो सारे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। हाँ, इसको राइट शब्दों में अगर कहना है तो हमको ये कहना होगा, उसको भाग्य विधाता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भाग्य बनाने की विधि माना मेथड और विधान माना लॉज बताता है, सिखाता है, बार बार बताता है, बहुत पेशेंस दिखलाता है, वो करने के लिए शक्ति भी भरता है। गलती की तो प्यार भी देगा, करेगा सारे एफर्ट्स, लेगा सारे एफर्ट्स, लेकिन भाग्य वो नहीं बनाएगा। भाग्य बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्यों भाग्य विधाता कहा जाता है? क्योंकि वो भाग्य बनाने की विधि और विधान, मेथड एंड लॉज वो सिखाता है, इसलिए भाग्य विधाता। तो और उस सिखाने में सबसे पहली चीज़ जो वो हमें सिखाते हैं, कर्मों के जो अलग अलग प्रकार है वो सिखाते हैं। तो वो क्या बताते हैं? कुछ कर्म होते हैं जिन्हें सुकर्म कहा जाता है, कुछ कर्म है जिन्हें विकर्म कहा जाता है, और कुछ कर्मों को अकर्म कहा जाता है। तो कौन से कर्मों को सुकर्म, किनको विकर्म और किनको अकर्म कहेंगे? तो सिंपल लैंग्वेज में शुभ भावना, निस्वार्थ भावना, कल्याण की भावना से जो कर्म किए जाते हैं हम उन्हें सुकर्म कह सकते हैं। और ऐसे कर्म ज़रूर सुखदायी होंगे। और क्योंकि हमने उन्हें अभी आत्मा का परिचय दिया है, परमात्मा का परिचय दिया है, हम उन्हें क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं भी है, आत्मिक स्थिति में रह परमात्मा याद में किया गया कर्म। देखो आप देखेंगे ये सारे जो सेशन से कल से हमने लिए हैं एंड तक होंगे, उसमें से बहुत सारे सेशंस हम डायरेक्टली नए लोगों के लिए ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने राजयोग सिखाया है तभी ले सकते। कर्मा फिलॉसफी जनरल सेशन है, लेकिन जब आप जनरल के लिए लेंगे तो लास्ट वाला लाइन निकाल देना, मैंने 2 कॉपीज़ रखना। ये हम उनको आत्मिक स्थिति में रहे परमात्मा याद में, ये वाला डेफिनेशन उनको नहीं बता पाएंगे, बट क्योंकि इन स्टूडेंट्स को हमने बताया हुआ है तो उनको हम बता पाएंगे, या कोर्स में भी हम ये पॉइंट ले सकते हैं। विकर्म किसे कहेंगे? देहभान में किया हुआ, विकारों के वश किया हुआ कर्म। और ऐसे कर्मों का अनुभव कैसे रहेगा? दुखदायी रहेगा। तो विकारों के आधार पर किया हुआ कर्म, तो कौन कौन से विकार होते हैं? अहंकार और ईर्ष्या और देहाभिमान सबसे पहला विकार, उसके बाद ये सारी उत्पत्ति। द्वेष और दैट इज ईर्ष्या, हेट्रेड, घृणा। हाँ, झूठ बोलने के पीछे विकार है, वो एक्ट है। ठगना, उसके पीछे विकार है, स्वार्थ है, वो एक्ट है। हा? क्या? भय, भय, भय विकार है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मद, मत्सर, आलस्य, अलबेलापन, भय, चिंता, सारे विकार हैं। और किसका अनुभव नहीं है हमें? है ना, एक ही जन्म में तो सब अनुभव कर ही लिया है, हर विकार, है ना। तो इतना नहीं, उनको बेसिक पता होता है। हाँ, बच्चों, अभी मुझे भी याद नहीं बच्चे क्या बताते, अभी इस बैच में याद रखूंगी उनको जो पता है। जनरल क्रोध एक, एंगर एक आ जाता है, पता नहीं, मैं इस बार ध्यान रखूंगी, अभी इतना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो जो भी विकारों के आधार पर कर्म किया जाता है उसे विकर्म कहा जाएगा। और ऐसे कर्मों का जो अनुभव होगा वह हमेशा दुखदायी होगा। और मूल बात देहभान में, क्योंकि देहभान बीज है जिससे विकार उत्पन्न होंगे। अकर्म, अकर्म किसे कहेंगे? हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉफिट नो लॉस। सही बात है, इजी डेफिनेशन। वही तो, बट हमें उनको बताना है, इसीलिए अकर्म की उनको क्या डेफिनेशन दे पाएंगे,
नहीं, उसको अकर्म नहीं कहेंगे ना। अकर्म माना कोई मैंने कर्म किया, जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ही कंसेप्ट है कि ना खाता बना, निगेटिव नहीं बना, पॉजिटिव भी नहीं बना, वो तो सुकर्म हो गया। सोल कॉन्शियसनेस में किया गया कर्म, सही बात है। सिर्फ आत्मिक भान है, परमात्मा याद नहीं है। लेकिन वो साधारण ना, सोल कॉन्शियसनेस में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, तो वो बात अलग है ना। बट जनरल चल फिर रहे हैं, लेकिन आत्मिक भान में हम देखेंगे इस पॉइंट को। तो ना ही शुभ भावना ना ही दुर्भावना से किया हुआ कर्म। यहाँ से चलकर अभी पुनीत भाई जा रहे हैं, ना कोई शुभ भावना है ना दुर्भावना है उनकी उसके पीछे, है ना, जनरल नॉर्मल है ना, अकर्म है। तो ऐसे कर्म ना ही दुखदायी है ना सुखदायी है। तो आत्मिक स्थिति में किया गया आवश्यक कर्म, क्योंकि यही अगर देहभान में किया तो विकर्म में गिना जाएगा। चल तो यहाँ से वहाँ ऐसे भी सकते हैं ना, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में चले तो विकर्म। क्यों? बट आपने तो किसी को दुख नहीं दिया, ना ही कोई अशुभ भावना थी, ना ही कोई विकारों का अनुभव था, लेकिन आप वहाँ से चलकर बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर जा रहे हैं पुनीत भाई, तो विकर्म बनेगा। हाँ, तो क्यों बनेगा? सिर्फ चलना भी विकर्म क्यों बन सकता है? बॉडी कॉन्शियसनेस के वाइब्रेशंस को मैं वायुमंडल में फैला रही हूँ। भले मैं अभी साधारण स्थिति में हूँ, बट कोई इतना वीक हो सकता है, वो कंज्यूम करके उससे कोई एक्ट हो सकता है। और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं तो भी पूरे विश्व का जो एक वायुमंडल है उसको मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस के वायुमंडल को। तो वीक आत्माओं का बॉडी कॉन्शियसनेस, अपने या औरों के देहों के ऊपर जो ध्यान है वो बढ़ता जाएगा। तो भले इतनी सी चीज़ है, बट आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में ली हुई सांस भी विकर्म है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत अंदर गया है आपके। क्या कहा आपने? हर जो सीन जिया ना, हर एक चीज़ तो अंदर रिकॉर्डेड ही है, और उस वक्त जो फील किया वो भी वाइब्रेशंस है। तो आपने व्यर्थ तब ऐसे इधर चलते इधर उधर का सोच कर चल रहे हैं, क्योंकि थॉटलेस तो अवस्था नहीं होंगी, कुछ तो विचार कर रहे हैं, और वो व्यर्थ है। सपोज अकर्म माना आत्मिक स्थिति में है, माना आपका कौन सा भी स्थिति है, आत्मिक स्थिति है और आप जनरल साधारण कोई कर्म कर रहे हैं, अंदर तो इम्प्रिंट आएगा ही ना। और इनफैक्ट आज सुबह जो हमने बात की कि हम करते जाएंगे, फाइल को बनाते जाएंगे, उस अनुभव को बढ़ाते जाएंगे, तो मेरे लिए नेचुरल होगा। तो हमने ये भी तो बात की ना कि मैं कोई ना कोई कर्म में, हर कर्म में कोई ना कोई गुण को अनुभव करना है। तो सपोज़ मैंने ये लिया है कि मैं चलते हुए शांति का अनुभव करूँगी, तो बिना आत्मिक स्थिति के तो नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मुझे नॉलेज भी है। तो मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, शांति का अनुभव करते हुए चल रही हूँ, तो मेरे अंदर तो वो सीन भी छप रहा है, वो शांति का अनुभव भी छप रहा है। और क्योंकि वो अभी उस कर्म के साथ वो गुण और वो वाइब्रेशन जुड़े हैं, वो एक प्रॉपर इम्प्रिंट या ठसा इम्प्रेशन बन रहा है, जो मेरे लिए वो नेचुरल हो जाएगा। मैंने चलना शुरू किया, या स्विच ऑन, अब याद नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं शांति में स्थित हो जाऊंगी। तो कर्मों के अलग अलग प्रकार हमने देखे। फिर कर्मा फिलॉसफी जो एक बेसिक चीज़ हमें बताती है वो है जो आपके विचार है। विचार बीज होते हैं कर्मों के, और कर्म बीज है भाग्य का। जैसे आपके विचार होंगे वैसे कर्म, और जैसे कर्म होंगे वैसा भाग्य। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। कभी कभी ये थोड़ा सा रहता है समाज में कि किसी की नज़र नहीं लग जाए। हमारे अंदर ऐसे रहता है कि ये थोड़ा सा ना जेलस है हमसे, और ये कुछ अलग सोचते हैं। तो क्या ऐसे किसी की नज़र लग सकती है? सही बात है ना। वो जो सोच रहे हैं वो उनके विचार है। जब तक उनके विचारों को मैं अपना विचार नहीं बनाती हूँ, वो मेरा भाग्य नहीं बदल सकते। मेरा भाग्य सिर्फ मेरे विचार लिख सकते, किसी और के विचार नहीं लिख सकते।
ये सोच सोच के, ये ऐसे सोच रहे होंगे, कर करके हम उनके विचारों को अपना बनाते तो शायद हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो भी। ऐसे नहीं सोची हुई हर बात होती है। हाँ, है ना। तो अभी दूसरा पॉइंट वही है। तो पहला पॉइंट ये था कि ये वाली जो बात है ना, इसको मन से निकाल देना है। ये बहुत एनर्जी, बड़ा एनर्जी डिप्लीटर है। बहुतों के मन में ये एक डर रहता है, तो ये एनर्जी को डिप्लीट करता है। तो खुद को यही समझाना है, मेरे विचार मेरा भाग्य बनाएंगे, किसी और के विचार मेरा भाग्य नहीं बना सकते। जितना मैं पॉजिटिव हूँ, पावरफुल विचारों में रमण करता हूँ, मेरा ऑरा इतना पावरफुल है, किसी के अगर सपोजिटली कुछ निगेटिव विचार है भी तो वो वाइब्रेशंस मेरे ऑरा के अंदर आ ही नहीं सकते। लेकिन मैं अगर वीक हूँ, मैं ही वेस्ट में रहती हूँ, निगेटिव में रहती हूँ, इसके बारे में ऐसे सोच, उसके बारे में ऐसे सोच, पीछे का आगे का, इसमें हूँ, तो मैं ही वीक हूँ, मेरे वाइब्रेशंस, मेरा ऑरा वीक है। तब तो इधर उधर का किधर कौन सा भी निगेटिविटी अंदर जाएगा, एंड इट विल अफेक्ट माई माइंड। मेरे विचार वेस्ट चलेंगे, मुझे कभी दुख का अनुभव का जीवन में हुआ नहीं है, मुझे उदासीनता, बिकॉज आई जस्ट कंज्यूम दोज वाइब्रेशंस विच वर देयर in that place. नहीं, किसी का मैं दर्द फील कर, हाँ वो बात अलग है। नहीं, किसी के दुख को या स्थिति को मैं फील कर पाती हूँ, इसको कर्मा से तो नहीं फील करेंगे, लेकिन वो एक अलग बात है। जी हाँ तो अभी इसमें क्या है, जो आपका उस आत्मा के साथ जो कार्मिक अकाउंट है, जो कर्मा बना, जो इंटरैक्शन बना, इसको हम एनर्जी फील्ड कहेंगे। हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में ये पॉइंट आएगा, वो एक बात है। बट ये दूसरे के जो विचार है, या मैं ही सोच रही हूँ कि ऐसे सोच रहे होंगे और वो भय उत्पन्न करती हूँ, तो वो गलत है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये, किसी और के विचार मेरा भाग्य नहीं बना सकते या बिगाड़ सकते, एक पॉइंट। दूसरा, जो ज्योतिषी की बात चली थी, है ना, पत्रिका दिखाते या पहले से ही कुंडली है, कुंडली में सब लिखा हुआ होता है, इस वक्त ये होगा, वो होगा। अभी बड़ों ने करके रखा होगा, वो बात अलग है। आइडियली इन सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। इसके दो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कुछ विघ्न आता है, बहुत दिन से धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, पूछते हैं और वो कुछ बताते हैं, उन्होंने जो बताया वो बुद्धि में आ जाता है, ये होने वाला है। अब मैं उस पर विचार करती रहती हूँ और फिर वो आगे जाके होगा भी। हाँ, अभी हाँ वो भी बताते हैं। अभी इसमें ना बहुत सारी बातें हैं। जब ये शिवानी दीदी ने उनके एक क्लास में बताया था, वही मैं बताती हूँ उस चीज़ को। जो ये बात चल रही थी ना, वो भी कुछ बताएंगे कि ये करो तो सॉल्व होगा। वहाँ पे फिर से क्या हुआ है, मैंने बाहर कुछ ठीक करने की कोशिश की है, जिससे मैंने जो सटल कर्म किया था उसका जो रिपरकशन या रिजल्ट है उसको मैं नलीफाई करने की कोशिश की थी। बात तो एनर्जी की थी,
है ना। अभी वो जो विधियाँ होंगी क्या होंगी हम उसमें नहीं जाएंगे। देखना कहाँ पे है, अगर आज के समय पर कुछ भाग्य है तो कभी ना कभी उसका बीज मैंने बोया है, तो मुझे उस बीज के ऊपर काम करना है, ना कि रेमेडीज़ अभी के ऊपर के, क्योंकि उस बीज को मैंने नहीं निकाला। आज अगर कुछ किया है वो क्योंकि वो वाइब्रेशंस मेरे अंदर है, वो फिर से कुछ ना कुछ सिचुएशन को मेरे जीवन में लेके आएंगे। जब तक मैं उन वाइब्रेशंस को क्लीन नहीं करती हूँ वो पूरी रीति से बीज मेरे अंदर से निकल नहीं जाता है। एक बात। दूसरा, जो मैं शिवानी दीदी का रिफ़र कर रही थी, उन्होंने एक क्लास में बताया था, कभी कोई किसी कॉन्फ्रेंस में वो थे और उनके बाजू में ही जो बैठे थे वो एक बहुत ज्योतिषी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया वो थे, और बीच में समय मिला होगा तो कुछ पत्रिका भी उनके हाथ में थी। तो दीदी ने उन्हें पूछा कि ये जो कैसे निकलती कैसे है कुंडली। तो उन्होंने कहा कि बच्चा जब जन्मता है तो उस वक्त उस समय पर जो ग्रहों के जो एंगल्स होते हैं वो पहले ही पंचांग में होते हैं, उसके सारे कैलकुलेशन है, लेकिन वो इतना एक्यूरेट है कि वो आत्मा जो जन्म लेके आई है उसके साथ उसने जो पास्ट कर्म और संस्कार वो लेके आई है, वो जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपरली उस चीज़ को डिपिक्ट करता है, और उससे फिर वो उसका जीवन प्रवास इस जीवन में क्या होगा ये हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो ठीक है, चलो यहाँ तक है कि शायद वो माना वो भी शास्त्र है ना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इतना कुछ किया हुआ है कि उस टाइम पर अगर बच्चा जन्म लेता है तो ये आगे हो सकता है, वो अच्छा कैलकुलेशन बन जाता है। शिवानी दीदी ने उन्हें ये पूछा, तो वो जो पास का लेके आया है उसके अनुसार का इस जीवन में क्या होगा ये बताया, लेकिन अगर वो इस जन्म में अपने कर्म बदलता है, अपने संस्कार बदलता है, तो फिर जो कुंडली में आया क्या वो सही रहेगा, वैसे ही चलेगा। तो उनके हाथ में जो कुंडली थी उन्होंने वो कहा कि देन इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि वो पास्ट का प्रोजेक्शन है। वो प्रेजेंट में अगर अपने कर्म और संस्कार बदलता है तो अभी वो नए सिर अपना भाग्य लिख रहा है, जो करके आया है उसका रिजल्ट सामने आएगा, बट वो सामने उसको फेस करते वक्त अगर वो नए संस्कार नए सोच के साथ नए कर्म का बीज बोता है तो अपने भाग्य को वो बदल पाता है। तो इसलिए ये जो है उसमें न जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कोई समझदार होगा तो बहुत प्यार से ऐसे बताएगा, नहीं होगा तो वो तो डराएगा कि आप कुछ होम हवन पूजा कर लो, तो इसमें डर अंदर समाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ध्यान विचारों पर आया है, माना कभी ना कभी मैंने किया है तब आया है, तो वो क्या है, तो ये एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है देखने की, अपने ही अंदर झांकने की। जो रिज़ल्ट है वो क्या बताता है कि मेरा कर्म कौन से क्वालिटी का था, किस टाइप का था, और खुद के अंदर के उस बीज को देखना है, और अभी ध्यान रखना है कि इसके आगे ऐसी सोच के आधार से मेरे से कोई कर्म न हो। तब कहेंगे जो रिज़ल्ट आया उससे मैंने कुछ सीख ली और खुद को सुधारा। ठीक है। फिर और एक तीसरी कंडीशन इसमें एक ऐसी आ जाती है कि बहुत बार हम ये देखते हैं कि बहुत लोग कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, किस चीज़ का अनुभव? कैसे है ना, ये सारे एनर्जीज़ है, तो इसके इफ़ेक्ट है, हम इसको नकारते नहीं हैं। जी जी जी, तो वही उनको जो बताना है हमको यही बताना है, वास्तु है या ये जो ग्रहों का है, अलग अलग मानिक मोती रतन, ये जो है ये सारे वाइब्रेशंस, माना उनके सारे ग्रहों के भी तो खुद के अपने वाइब्रेशंस है, तो एनर्जी लेवल पर ये भी काम कर लेते हैं। हाँ, वो तो और एक अलग बात है। अभी इसमें वही इन्होंने जैसे कहा, इसमें दो बातें आ सकते हैं। एक तो हम इस चीज़ से, इस आधार से भी माना इस वे से भी समझा सकते हैं कि ये सारे एनर्जीज़ है और न्यूमरोलॉजी है या ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से उसके कुछ रिजल्ट्स भी मिलते होंगे। तो वो जो उन्होंने रेमेडी बताई उसका आपको मिल गया होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि ये रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ये सब फेक है, इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट आया उसका जो बीज मेरे अंदर है उस बीज को मैंने ठीक नहीं किया,
मैं सिर्फ ऊपर सिम्टम जो दिखाई दे रहा है, इफेक्ट जो दिखाई दे रहा है, उसके लिए बाहर से कुछ मदद ले रही हूँ। बीज तो वैसे ही अंदर है, और वो बीज आज जो बीज था, जो सोच थी, जो मान्यता थी, जो वृत्ति थी, जो दृष्टिकोण था, वो अभी भी मेरे अंदर है। वो कभी ना कभी फिर से कर्म के रूप में आएगा। जैसे पहले कुछ बोया, उसका इफेक्ट आज मेरे सामने है, क्योंकि वो बीज फिर भी रखा है, वो फिर से जर्मिनेट होगा, फिर से कोई कर्म का होगा, और फिर से सिमिलर टाइप का भाग्य मेरे जीवन में आ सकता है। अगर यही साइकिल हमको नहीं चाहिए नेगेटिविटी का, तो मुझे उस बीज के ऊपर काम करना होगा। आपको टेम्परेरी इफेक्ट चाहिए तो भले आप थोड़ा सा, आपको पैसिफाई होना है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है या बहुत ज़्यादा उलझन है, आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते, तो ज़रूर जिसकी जो मर्जी हो वो कर सकता है, अपने उन इफ़ेक्ट्स को कम कर सकता है। हमको समझाना ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्मों को सही करने की मेरी है। मेरे जीवन में हाँ, तो इसमें यही हो सकता है ना, जो भी विधि उसको बताई थी, वही बात जो पहला वाला पॉइंट था, एनर्जीज है, शायद वो जो सारा बताया था, वो जो मेथड थी, सच में उससे इसके एनर्जी फील्ड में कुछ चेंजेस आए होंगे, जो वो उस विघ्न से निकला। भले उसकी बिलीफ सिस्टम नहीं है कि इससे कुछ होगा, बट वो विधि एक्यूरेट थी एनर्जी लेवल पर क्लिनजिंग की। ये एक बात है, जैसे दीदी कह रहे थे। वो दूसरी बात कि बहुत बार जो विधि है वो ऐसी ही ऊपर की रहती है, बट मेरा कन्विक्शन है कि इससे काम हो जाएगा, तो उससे भी काम हो जाता है। अपने संकल्प से किया, किसने काम? मेरे कन्विक्शन ने किया, मेरे संकल्प की दृढ़ता से किया, या मैंने जो एक्सेप्ट किया या जो फेथ रखा। तो बात ये भी हो सकती है, बात ये भी हो सकती हो। और बात ही मैं यही कह रही हूँ, ऐसे नहीं कि ये शास्त्र फेक है सारे, वास्तुशास्त्र को हो, ज्योतिष शास्त्र को हो, या और कोई होंगे, कुछ ना कुछ उसमें है, बिकॉज दे वर्क विथ नंबर्स, एनर्जी, और कर्म भी एनर्जी है। तो शायद कुछ होगा उसमें जिससे कुछ चीज़ें बन भी पा रही होंगी। हमारा अभ्यास नहीं, तो उसमें मैं नहीं बता पाऊंगी, यही हम कहेंगे उनको, क्योंकि अभ्यास नहीं है। मुझे जो पता है वो मैं बता सकती हूँ, लेकिन इस सब से लेकर हमको उनको यहाँ पे ही लाना है। अंदर का वो बीज जब तक मैं नहीं निकालती, आज नहीं तो कल, उस बीज के आधार से मैं फिर से कुछ कर्म करूँगी, फिर एक नया बीज बोऊंगी कर्म रूपी, जो फिर से वैसा फल आएगा। तो कितने बार कितनों के पास जाएंगे, और कितनी अंगूठियाँ पहनेंगे, और कितने घर बदलेंगे। तो काम कहाँ करना है? खुद के ऊपर। और तीसरी बात जो हम कह रहे थे कि बहुत बार ऐसे भी होता है, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन तो बहुत अच्छा हो रहा है, और इसलिए क्या कहा जाता है ना, जो एकदम सच्चाई से जीते तो उनका तो कुछ नहीं है, देखो क्या कर रहे हैं वो, अच्छे से जी रहे, फिर हम क्यों सच्चाई से जिए, ये कहते हैं ना लोग। तो इसके लिए क्या कहेंगे? अभी इक्वेशन तो सामने है। हाँ, तो वो कुछ अच्छा करके आए हैं, तो अभी अच्छा अनुभव कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं अच्छी चीज़ों का, ठीक है। तो किसी और की थाली में नहीं, वो उनके अपने कर्म है, पहले का, अभी नहीं बासी क्या कहेंगे, अभी बनाया उसके बाद ही तो खाएंगे ना। हाँ, तो उसको बासी नहीं कह सकते। हाँ, अपने पुरखों का कमाया हुआ हम खाते हैं, तब तो आगे खाएंगे तो उसको पुराना कहेंगे क्या, बासी कहेंगे क्या? तो उसको बासी नहीं कहेंगे, यही मेरा पॉइंट है ना, बनाया और खाया। ठीक है। तो किसी और की थाली में मेरी नज़र नहीं होनी चाहिए, उसने कमाया है, वो हकदार है उसका। हाँ, लेकिन वो आज कर्म गलत कर रहा है, अब क्या सोचेंगे?
उसको आगे मिलेगा। अच्छा, वेरी गुड। और ये सोचेंगे तो मेरा इक्वेशन कैसा बनेगा? मैंने गलत विचार किया तो मेरा कर्म गलत हो गया, भाग्य मेरा बदलेगा। मानो गलती वो करे, मैं भाग्य अपना खराब करूं, तो क्या करेंगे? शुभ भावना। तो कोई बहुत अच्छा जीवन जी रहा है लेकिन कर्म गलत कर रहा है, तो उसके लिए मुझे शुभ भावना रखनी है कि बाबा या परमात्मा उसे सद्बुद्धि दे, जो अच्छे कर्म करके इतना अच्छा भाग्य जी रहा है, ऐसे ही अच्छे कर्म करे और अच्छा जिए। उस मेरे पिता के पास, परमात्मा के पास भाग्य की कोई कमी नहीं है। तो उसको ज़्यादा मिला तो मुझे नहीं मिलेगा, ये बात ही नहीं है। बहुत मिले, और जब उसको बहुत मिले ये संकल्प मैं क्रिएट करती हूँ, मैं अपने लिए भाग्य के दरवाजे खुले कर देती हूँ। तो इक्वेशन हमेशा यही है, मेरे विचार मेरे कर्मों को जन्म देंगे, मेरे कर्म मेरा भाग्य लिखेंगे। अभी वो क्या कर्म करके आया है हमें नहीं पता, लेकिन वही कि जो बोया है वही तुम पाओगे। उनको यही बताएंगे, मत रखो कर्म किसका गलत हो रहा है। ठीक है, इट इज सी, या तो वो निगेटिव होगा कर्म, या न्यूट्रल होगा, या पॉजिटिव होगा। चुनना कौन सा ये मेरी, हमारा काम है मुझे बताना है। आप उसमें से कौन सा चुनेंगे, कंप्लीटली योर डिसीजन। आप अच्छा सोचोगे, शुभ भावना रखोगे, आपका भाग्य बनेगा। नहीं रखोगे नहीं बनेगा। न्यूट्रल रहोगे, ना बुरा सोचोगे, ठीक है, न्यूट्रल, दैट्स फाइन, इट्स योर चॉइस। या फिर हम समझते हमारे थॉट से, हमारे नियोजन से प्रोग्राम चला, और वो कहते हैं ऐसा नहीं होता है। वो राइट टाइम पर जो थॉट आता है माइंड के अंदर, वो हमारे भाग्य के अनुसार ही आता है, उसके सिवाय विचार भी तो नहीं आता है। तो विचारों का भी आधार भाग्य ही है। हम कहते विचार करेंगे तो कर्म करेंगे फिर भाग्य बनेगा, पर समहाउ कभी भी ऐसा भी होता है कि भाग्य के अनुसार ही विचार आते हैं। तो कहीं ना कहीं विचारों का फाउंडेशन भी भाग्य ही होता है, क्योंकि सबको सब प्रकार के अच्छे विचार नहीं आते हैं, उनको अलग अलग विचार आते हैं। डीप वाली बात है, लेकिन ये हम बीके समझ पाएंगे क्योंकि हाँ डीप वाली बात है, क्योंकि ये ड्रामा की बात है। ये हमें पता है कि वो अविनाशी ड्रामा है, हर 5000 वर्ष के बाद वो घूम रहा है। तो भाग्य तो मेरा बना हुआ अंदर लिखा ही हुआ है, तो उसके अनुसार, बट वो बच्चों को नहीं बता पाएंगे। बट वो पॉइंट एग्जैक्टली वो सही है, वो सही है। दीदी ने जो बताया वो सही है, बच्चों को बता ही नहीं सकते, ये ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम ड्रामा की वो वाली बात हम यहाँ पे नहीं लेंगे, है ना। नए लोगों को ये नहीं बता पाएंगे, बट एक्यूरेट पॉइंट है। अब कर्म सिद्धांत की जो बात है, होता क्या है यूजुअली, उसको भूतकाल और वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है। वर्तमान में कुछ हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, क्या किया था पिछले जन्म में पता नहीं। एटलीस्ट भारत में तो ये मान्यता है ही कि पुनर्जन्मों को हम मानते हैं। अच्छा हुआ तो कहते हैं कुछ अच्छा कर्म किया होगा जो भाग्य अच्छा मिला है, परिवार अच्छा है, शरीर अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, धन बहुत है। खराब मिला तो भी कहते पता नहीं क्या किया था, कौन से पाप किए थे जो ये मिला है, राइट। अभी ये कहा और सच में वो चीज़ खराब है, उसमें बहुत सफरिंग है ना। अब वो जो आत्मा है उसने कर्मा फिलोसॉफी को ऐसे तो लगाया कि जो किया था वो आया हुआ है, लेकिन ये नॉलेज से वो एम्पावर नहीं हो रहा है। अभी वो हेल्पलेस फील कर रहा है, अभी वो बाहर दोष तो नहीं दे पा रहा है। एटलीस्ट पहले दोष दे के हल्का तो होता था, अभी तो दोष भी नहीं दे पा रहा है। तो लॉ ऑफ कर्मा को सिर्फ ये 2 काल के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं तो आधे अधूरे हो जाते हैं। वी डू नॉट गेट एम्पावर्ड।
तीनों कालों के परिप्रेक्ष्य में जब हम समझते हैं तो ही कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सही कर्म करना चुन सकते हैं। माना अभी जो हो रहा है वो अगर निगेटिव है तो कभी ना कभी मैंने ही जो बीज बोया था वो आज मेरे सामने है, उसका फल। लेकिन अब जो मैं कर्म उस फल को हैंडल करते वक्त अब जो नए कर्म रूपी बीज बोऊंगा उसके कारण नए फल आएंगे। अब वो फल कैसे चाहिए? इसी टाइप के चाहिए तो रिपीट द सेम कर्मा? नहीं, ये दुख मुझे अभी नहीं चाहिए, तो फिर मुझे कुछ नया सीखना होगा, नए तरीके से जीना होगा, तब जाके मैं नए वाले बीज श्रेष्ठ कर्मों के बो पाऊंगी। तो वर्तमान में दोनों चीज़ों के साथ अटेंशन रखना होता है। भूतकाल के साथ भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है, वो नहीं लेते तो या तो व्यक्ति है, परिस्थिति है, कोई नहीं मिला तो भगवान। और फिर बीज वैसे के वैसे अंतर वही बोते 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 जाते हैं बहुत सारे बीज, और वही एग्रीवेट होकर आता रहता है और कहते हैं ऐसा ही है मेरा जीवन। आप देखना, आपने भी कभी ना कभी अपने जीवन में बाबा के पास आने के पहले या अभी भी पैटर्न होते हैं, कुछ चीज़ें रिपीट होती है हमारे जीवन में, घटनाएं। हाँ, देखना अगर होता है, किसी किसी के साथ हुआ होगा। और कुछ टाइप के व्यक्ति आपके जीवन काल में आते जाएंगे। हो सकता है कोई बहुत डोमिनेटिंग व्यक्ति, आप छोटे थे तब भी कोई था, थोड़े बड़े हुए तब भी कोई मिला, थोड़े और बड़े हुए तब भी मिला, और अभी भी कोई है। ऐसे भी पैटर्न्स होते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं किया होगा। अगर नहीं किया है तो इसके आगे देख लेना। अब ज़रूरी नहीं अपना ही जीवन, कितने लोगों को हम मिलते हैं, पैटर्न भी होते हैं। वो क्या है? जब भी कुछ आया उन्होंने अपने अंदर नहीं झांका, बाहर कुछ करने की कोशिश की, या तो दोष दिया या कुछ करने की कोशिश की, और ऊपर ऊपर से सिर्फ सिम्टम्स, एलोपैथी जैसे, एलोपैथिक डॉक्टर है यहाँ पे सिम्टम्स को सिर्फ क्योर किया है ना, रूट कॉज को हील नहीं किया। तो वो तो बीज अंदर है ना, तो बार बार सिमिलर टाइप ऑफ कर्मा करेंगे तो सिमिलर टाइप ऑफ डेस्टिनी आएगी, तो आएगी ही ना। तो पैटर्न दिखाई देगा। फेल्यूर्स का पैटर्न होता है बहुत बार। व्यक्ति बहुत अच्छी है, होशियार है, मेहनत ले रही है, लेकिन जो भी शुरू करती है सक्सेस नहीं मिलता। कुछ बीज है अंदर, वो काम कर रहा है। तो तीनों कालों के परिप्रेक्ष्य से समझते तो यथार्थ रीति लॉ ऑफ कर्मा को यूज़ कर पाते हैं। और एक बहुत सुंदर बात जो हमें यहाँ पे समझनी है, लॉ ऑफ कर्मा या कर्म सिद्धांत प्यूनिटिव नहीं है, सज़ा देने के लिए नहीं है। भले हमने पनिशमेंट शब्द यूज़ किया है शुरुआत में, सज़ा देने के लिए लॉ ऑफ कर्मा नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा मेरी मदद के लिए है। कल हमने देखा ना, I the soul is an explorer, I am a traveler, I am an explorer, I am an experiencer। मैं इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, और करते करते हो सकता है ना ट्रैवलर नए देश में नई जगह गलती से कुछ और जगह जा पहुँचे, एक्सप्लोर कर रहा है, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो गलतियाँ उसने बहुत सारी की है इस आत्मा रूपी यात्री ने, बट गलतियाँ करते करते उसको वापस भी तो जाना है, और ऊपर उन गलतियों के वाइब्रेशंस के साथ वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वो घर किसका है? संपूर्ण पवित्र धाम है। कौन से भी अपवित्रता का रिंचक मात्र भी वाइब्रेशन के साथ हम वहाँ पे नहीं जा सकते। फिर से बीके टॉक एक क्लास में हमने सुना था, उन्होंने कहा था, एक दीदी थे, कोई संदेशी का उनका पाठ था, भोग लगाते वक्त बाबा ने उनको एक दृश्य दिखाया कि आत्माएं जा रही है ऊपर परम धाम में, और एक जगह पे जैसे कोई छत है उसको टकरा के नीचे आ रही है, टकरा के नीचे आ रही, वाप उस साइड नहीं जा पा रही है। कल हमने वाइब्रेशंस की बात की थी, बैंड्स है वहाँ पे, बाबा पवित्रता का अनंत सागर वहाँ पे है। अब उनसे जो पवित्रता के वाइब्रेशंस आ रहे, जितने जितने दूर जा रहे हैं वो डाइल्यूट हो रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी के अलग अलग बैंड्स है। बट परम धाम के अंत में एक स्पेसिफिक लिमिट है, जो आत्मा जो मिनिमम वाली फ्रिक्वेंसी है वहाँ तक क्लीन होगा, वही ऊपर जाएगी, अदरवाइज नो एंट्री।
कोई भी विकार का कोई भी रिंचक मात्र भी अगर वाइब्रेशन आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, वो जा ही नहीं पाएगी, वो फिर से 5 तत्वों में आ जाएगी, वो सज़ा भोगेगी, पश्चाताप से क्लीन हो जाएगी, फिर जाएगी। सबके लिए टॉक बीके है क्योंकि ये पॉइंट्स हम उनके साथ नहीं बात करेंगे। और हाँ, वाया भी लेके जा सकता हूँ। हाँ, और मैं ना ये डिटेल में ज़्यादा क्यों बात करूँ, क्योंकि बीके टॉक हो रहा है बीच बीच में। इसमें मेरा पर्सपेक्टिव ये है, गलत है तो आप बताना, क्योंकि सिर्फ अगर जो भी कंटेंट है वो ऐसे है ये बताया तो बुद्धि यहाँ पे चली जाती कि इस पॉइंट पर ऐसे समझाना है। हमें वो नहीं चाहिए, समझ हर एक के अंदर है। अगर मैं डेप्थ में चीज़ों को समझ लेती और फील कर रही हूँ अभी, तो वो स्लाइड सामने आ जाएगी, मैं बोलना शुरू कर लूँगी, क्योंकि मैंने डीप लेवल पर उसको समझा है और फील भी किया है। और जब सुन रही थी तब मैंने उसको कहा किसी पॉइंट के साथ जोड़ा भी था। और 101% पॉसिबिलिटी है वो आत्मा और अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों से उसके ऊपर कुछ और अच्छा समझाएगी, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रिकॉशन लेनी है, ये इतने डीप पॉइंट्स हम स्टूडेंट्स को नहीं समझाएंगे ऑब्वियसली। सिर्फ इतना प्रिकॉशन आप सबको लेना है, ये हमारी समझ के लिए है कि उसकी एकदम इंट्रिकसीज जो है, एकदम डेप्थ जो है वो समझ लिया, फिर और कुछ मगअप करने की, पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लो हो जाएगा अंदर से। तो लॉ ऑफ कर्मा सज़ा के लिए नहीं है, वो मुझे ट्रैक पर रखने के लिए है, वो मेरा मददगार है, क्योंकि आत्मा को एनीवेज ऊपर जाना है। और ये तो हम बता सकते हैं, सोल इज़ अ ट्रैवलर हमने कहा है, तो करके यात्री एक दिन घर भी तो जाएगा। तो ऊपर जाएगा, तो अगर वो सिर्फ विकर्म ही करता रहे तो कितना जमा हो जाएगा, और फिर जाते वक्त उसको क्या सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो लॉ ऑफ कर्मा मुझे मदद करता है कि आप ट्रैक पर आओ। और कैसे मदद करता है? द एक्सपीरियंस दैट आई क्रिएट इन अदर्स विल बी माई ओन एक्सपीरियंस वन डे। मैं खराब शब्द बोल के किसी को दुख देती हूँ, और वो मेरी आदत में है, बोल दिया, इधर टॉन्ट मारा, उधर टॉन्ट मारा, इसको ऐसे बोल दिया। जब तक कोई मेरे से ऐसी बात नहीं करता और उस दुख को मैं अनुभव नहीं करती, तब तक मैं अंदर नहीं झाँकूंगी, तब तक ये फील नहीं करूँगी कि ऐसे बोलना गलत है, मुझे कभी नहीं करना है। तो जब तक वो अनुभव मेरा नहीं होता है, आत्मा ट्रैक पर नहीं आती है कि भले ये पिछले जन्म का कुछ हो, उसको याद भी नहीं है, लेकिन ये कर्म गलत है, ऐसे कभी नहीं करना है, उन्होंने किया, मैंने अनुभव किया, बहुत दुख है, कभी नहीं करूँगी, मैं कभी किसी को दुख नहीं दूँगी। तो आगे ट्रैक पर। अब अगर ये संस्कार उसके पिछले जन्म का और बीज सुप्त अवस्था में उसको पता भी नहीं ये कर्म बीज है, फिर भी जब उसने उसको जो किया था कर्म, उसका रिजल्ट सामने आया, फील किया और ये सोचा कि ऐसे मुझे कभी नहीं करना है, और क्योंकि अभी उस बीज को वो कभी यूज़ भी नहीं करेगी, वो फेड अवे हो जाएगा, उसके वाइब्रेशंस नलीफाई होते जाएंगे। तो लॉ ऑफ कर्मा सज़ा के लिए नहीं, मुझे मेरी मदद के लिए है। वो आईने का काम करता है, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति आईने का काम करता है कि मैं क्या करके आई हूँ। तो कहा कुछ झांकने की ज़रूरत नहीं, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, हमारा अभी का जीवन ही बताता है मैं क्या करके आई हूँ। मोस्टली आत्मा तो आत्मा ही होता है, बट जितना मैंने कभी अलग अलग स्टडीज़ में जितना देखा है, मैंने कहा कभी क्लास में या कभी कहाँ पे पढ़ा है, तो ये भी कहा जाता है ज़रूरी नहीं कि वही आत्मा और उतनी सारी आत्माएं उपस्थित भी हो और अवेलेबल भी हो कर्मा सेटल करने के लिए, तो कोई और सज़ा लेके भी वो सेटल हो सकता है। जैसे अभी इतने सारे विकर्म, इतनी सारी आत्माएँ कर रही है, अभी सारी आत्माएँ जमा हो जाए इतने जन्मों की, उनके जो भी बाकी है, और सज़ा देने के लिए सामने आ जाए, नहीं कोई एक आत्मा बनेगी जिम्मेवार, अंत में उसके थ्रू सारा पेन सहन कर लिया, आत्मा उड़ी। तो ज़रूरी नहीं है, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ये है, आइडियली वैसे होता है, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही वैसे हो कि उसी आत्मा के द्वारा वो सेटल हो। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं कि अदरवाइज भी वो सेटल हो सकते हैं।
कुछ कर्म ऐसे भी है जो कर्म भोग से सेटल करने पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सेटल हो गया आपका, तो वो कुछ अकाउंट था वो सेटल हो गया, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं थी सामने रहने की। ठीक है, तो हमने अभी तक कौन कौन से पॉइंट्स देखे? सबसे पहला वो वाला पॉइंट, कॉज कॉजेज सर्टन इफेक्ट्स, फॉर एवरी इफेक्ट देयर विल बी एन अंडरलाइंग कॉज, एक। दूसरा, द एक्सपीरियंस दैट आई क्रिएट इन अदर्स विल बी माई ओन एक्सपीरियंस वन डे। थर्ड, अलाइनमेंट, सारे लॉज के साथ मैं अलाइंड हूँ तो सेफ रहूँगी। और टाइप्स ऑफ कर्मास, सुकर्म, विकर्म और अकर्म हमने देखा। फिर विचार, कर्म और भाग्य, वहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शंस हमने देखे, या 3 एग्जाम्पल्स देखे। फिर तीनों कालों के परिप्रेक्ष्य में समझना ज़रूरी है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कर्मों के अलग अलग खाते। तो खाता माना क्या है? लेन देन। अकाउंट होता है ना हमारा, बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे क्या है? क्रेडिट डेबिट चलता रहता है, कोई ना कोई खाता है, लेन देन है। तो कोई भी खाता है तो वैसे ही कर्मों का भी खाता होता है, जहाँ पे कर्मों की लेन देन है। अब ये कर्म या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव होंगे, तो जिस टाइप के कर्म है वैसा फल, वैसा अकाउंट बनेगा और वैसा फल भी मिलेगा। ठीक है, अब ये किस किस टाइप के खाते होते हैं, किन किन के साथ अकाउंट्स होते हैं, दिखा दिया। हाँ, मनुष्य आत्माओं के साथ, ठीक है। और किसके साथ? सिर्फ मनुष्य आत्माओं के साथ हमारे अकाउंट होते हैं? प्राणियों के साथ, अन्य आत्माओं के साथ। हाँ, 5 तत्वों के साथ अकाउंट बनता है। अच्छा, उनके साथ अकाउंट बनता है, ठीक है। प्रकृति के साथ बनता है। हाँ, और रोग के साथ अकाउंट बनता है, बनता होगा। अब कर्मा फिलोसफी, बाबा ने एक वाणी में, अव्यक्त वाणी में कहा है, आप कभी भी इसको पूरी तरह समझ नहीं पाओगे, इतनी डेप्थ है इसको, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में, टू मच में जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे कर्मों को मैं सही करूँ, वहाँ तक की ज़रूरत है। हर एक स्थान के साथ, दीदी यहाँ पे आके इसी सीट पर क्यों बैठ रही है? कल्प पहले बैठी थी इसलिए बैठ रहे। हर चीज़ जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं ना, वस्तु पदार्थ वैभव, हर एक चीज़, तो ये बहुत डिटेल वाली बात है जो काम की नहीं है हमारे, है ना। तो काम की जो है उसमें से मनुष्य आत्माओं के साथ अकाउंट, प्रकृति के साथ अकाउंट, और 5 तत्व। हाँ, हम अभी के लिए तो इन सब को प्रकृति समझेंगे, अदरवाइज हम जब बात करेंगे इसके ऊपर, कल एक सेशन है 5 तत्वों की बात करेंगे, बट अभी के लिए वैसे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने दूसरा नहीं लिखा है सेक्शन। तो उसको इसमें ही कंसिडर कर लेंगे। और कुछ है, किसी के साथ अकाउंट बनता है हमारा? अपने शरीर के साथ, वो भी प्रकृति, खाता बनता है। हाँ, उनकी ग्लानि करते हैं, और जिन्होंने ग्लानि की उनको क्या करना पड़ता है? परिचय देना पड़ता है, इसीलिए तो सारे बैठे हैं ग्लानि करके यहाँ पे। अकाउंट सेटल कैसे होगा? जिसने ज़्यादा ग्लानि की ना, सर्वव्यापी कह के आत्मा सो परमात्मा, उन सबको राजयोग कोर्स कराना पड़ता है। सारी टीचर बहने। हाँ, बट करना याद नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करना पड़ेगा सेटल करने के लिए। ठीक है, तो उस दिव्यता के साथ, परमात्मा के साथ भी अकाउंट बनता है, और वो पॉजिटिव और निगेटिव भी बनता है। पॉजिटिव अब हम बना रहे हैं उसके सहयोगी बनकर, निगेटिव भक्ति में बनाया, ठीक है, अनजाने में। ज़रूर अवज्ञा करता है, निगेटिव ही बनता है। इसको भी देखेंगे हम कल, अगर ये है तो उसका क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। अब जब ये खाते बनते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट भी तो आएगा। तो मनुष्य आत्माओं के साथ जो हमारे निगेटिव खाते, अभी कर्मा फिलोसफी में पॉजिटिव की ज़्यादा बात करने का ये नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है, अच्छा फल मिलेगा। सारा डिस्कशन निगेटिव केसेस पर रहेगा। मनुष्य आत्माओं के साथ निगेटिव अकाउंट बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? कहा क्या जाता है?
पाप कर्म। बाबा ने शब्द क्या दिया है जो हम बाहर वालों को भी बता सकते हैं? कर्मों का बंधन बन जाता है तो वैसे आत्माओं का संबंध, बट कर्म ऐसे किए हैं, जीते एक दूसरे के साथ ऐसे है जो दुख की लेन देन है, जो बंधन लगने लगता है इनके साथ जीना, तो कर्म बंधन शब्द है उसके लिए। प्रकृति के साथ जब नेगेटिव अकाउंट बनता है तो क्या रिजल्ट हो सकता है? बीमारी, शारीरिक बीमारी हो सकती है, और तो प्राकृतिक आपदा या फिर कर्म भोग, क्योंकि ये भी प्रकृति है वो भी प्रकृति है, दोनों के साथ अकाउंट बन रहे हैं। और दिव्यता, परमात्मा के साथ अगर नेगेटिव अकाउंट बनता है तो क्या रिजल्ट होगा? नहीं, नेगेटिव की बात नहीं। वंचित कौन रहता है? ड्रामा में उसका पार्ट नहीं है, हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है ना, इसलिए वो नहीं आते बाबा के पास, पार्ट नहीं है उनका। विघ्न आएंगे और माने क्या होगा? नहीं, माने क्या दंड के रूप में, क्या रिजल्ट क्या आता है? हाँ, नहीं। परमात्मा कैसे है? इन जनरल अगर मुझे बताना है, खुशी नहीं होगी। परमात्मा कैसे है? पवित्रता का अनंत सागर, सुख का, सर्वशक्तियों का, ज्ञान का, आनंद का अनंत सागर। मैं ऐसे कर्म करती हूँ जो वो जैसा है उसके विपरीत मेरे कर्म है, तो मैं उसको अनुभव कैसे कर पाऊंगी? हम सबको भी तो अनुभव है ना, गुस्सा कर लेते हैं एक आध दिन, योग लगता है? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं लगता है? फिर से वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी की बात है। आई एम वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। द फ्रिक्वेंसी फॉर एंगर इज डिफरेंट एंड फ्रिक्वेंसी फॉर पीस इज डिफरेंट। इस फ्रिक्वेंसी से उस फ्रिक्वेंसी पर मैं ट्यून इन हूँ और वहाँ का गाना यहाँ बजे कैसे हो सकता है? अनलेस नॉट आई ट्यून इन टू हिज फ्रिक्वेंसी, वहाँ का गाना शांति का यहाँ पे बज ही नहीं सकता। हाँ? तो जो कर्म ऐसे करते हैं वो जैसा है, और मैं जो उसकी हूँ इटर्नली, मैं ओरिजिनली कैसी हूँ, उसके विपरीत सारे कर्म एक्चुअली उसके साथ का अकाउंट है। तो क्या होगा उनके जीवन में? दुख, अशांति और बेचैनी का अनुभव होगा। रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस फील हो रहा है, पीसलेसनेस। नहीं, यहाँ पे भाव क्या है कि मैंने ऐसे कर्म किए जो मैं ओरिजिनली जैसी हूँ या वो जैसा ओरिजिनली उसके विपरीत है। माना मैं ईर्ष्या कर लेती हूँ, मैं घृणा पालती हूँ, मैं छल कपट करती हूँ, तो वो जैसा है उससे कोसों दूर की ये वाइब्रेशंस है किया। अभी उसका रिजल्ट क्या होगा? ये वाला, उसका अनुभव नहीं, एकदम विपरीत वाला अनुभव मेरे जीवन का रहेगा। वो किसी भी बंधन में नहीं आता है। तो थोड़ा सा ये कन्विंसिंग ने कि परमात्मा के साथ अकाउंट बनना, मुझे नहीं लगता परमात्मा के साथ अकाउंट बनता है। ये आत्मा अपने कर्मों की वजह से अपने साथ कुछ अकाउंट बना रही है, जिसकी वजह से वो ये रेस्टलेस फील कर रही है। अदरवाइज ये परमात्मा को कहीं पे थोड़ा सा जो उसकी लेवल है, जहाँ पे हमने नीचे लाना होगा। हाँ, मुड़ी के इसमें हमने जैसे कहा कि द वन कॉमन पॉइंट अक्रॉस द शेयरिंग्स वाज हीज नॉन अनकंडीशनल लव देता है, प्यार देता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम बताते वक्त भी अगर थोड़ा सा इसको ट्विक करें, थोड़ा सा ट्विक करें, एग्जैक्टली, तो दैट विल बी बेटर एक्चुअली। थैंक यू। अभी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कर्मा है विच टेक्स केयर ऑफ दिस थिंग्स। मेरे जो एक्ट है, मेरा जो कर्म है, वो कर्म ऐसा है जो मुझे उससे दूर ले जाता है और उसका अनुभव नहीं करने देता। हाँ, बट हाँ, आप जो कह रहे हैं वो उस चीज़ को मैं समझ पा रही हूँ कि उसके साथ अकाउंट बनना, बट
एक्चुअली ये आप कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन मुरलियों में ये भी तो आता है ना, तुमने बहुत ग्लानि की है इसलिए भारतवासी ज़्यादा गिरे हैं। तो उसके साथ ये मैच नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक ओवर इट, है ना। किसी को और को भी कहना वही है, अलग शब्दों में कहे, क्योंकि कल हमने उनको बहुत ही लविंग और ये वो रूप उनके और है ही वही। यहाँ पे उनका रोल कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे उनका रोल कुछ भी नहीं है। वो एनर्जी, वो सत्ता, वो प्यार का सागर उधर ही है, होता मेरे अंदर है सब कुछ। तो ठीक है, फ्रेमिंग के लिए मैं थोड़ा सोचती हूँ। उसके विपरीत वो तो वही बता रहे हैं, यहाँ पे जो ये नाम लिखा है उससे उनको प्रॉब्लम है। चलो, ये पॉइंट टेकन है, इसके ऊपर सोच विचार करते हैं, लेकिन इसको कहाँ पे कैसे रखेंगे फिर वो देखना होगा। डर आ जाएगा, ठीक है, आई थिंक ओवर इट। बट ये होता है, बट इसको अलग रूप से बताना है। ठीक है, चलेगा। तो है चीज़, सिर्फ वो क्या कह रहे हैं, वो मान रहे उस चीज़ को, लेकिन उनके लिए साथ खाता ये शब्द जोड़ते हैं, तो जो वो परम सत्ता है वहाँ से थोड़ा देखने का पर्सपेक्टिव बदल सकता है। दैट इज़ व्हाट इज ट्राइंग टू से। ये कॉन्ट्राडिक्टरी तब होगा जब हम कहेंगे कि वो बदला लेता है या सज़ा देता है, वो हम नहीं कह रहे, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। हाँ, तो ठीक है, समझाने के ऊपर भी है, बट सोचना पड़ेगा। हाँ? है ही, वही तो मैं बोल रही हूँ, है, लेकिन अभी उन्होंने कुछ नया पॉइंट कहा है, थोड़ा सोचते उसके ऊपर। है ही, बनता ही है, खाता खाता बनता है, लेन देन नहीं है भगवान के साथ, एक्चुअली लेन देन है। बट हम खाते को ये थोड़ी ना कह रहे कि हमेशा निगेटिव है। हमने ये भी तो कहा ना, खाता क्रेडिट एंड डेबिट का होता है, तो अच्छा और बुरा, खाता इज अ न्यूट्रल वर्ड। पॉजिटिव अकाउंट और निगेटिव अकाउंट, ये बात है, अकाउंट इज न्यूट्रल। ठीक है, वी कैन डिस्कस इट लिटिल लेटर, विल टेक इट लिटिल लेटर। तो अभी तो अब तक कौन से पॉइंट्स देखे हमने? ये कर्मा फिलोसॉफी का सेशन है ना, यहाँ पे बहुत हाँ हिलाने वाला है, और वो हलचल ज़रूरी होती है। इसका मतलब ये है कि हर कोई सोच रहा है ना, अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा अब तक? कर्मों के प्रकार देखे, फिर टाइमलाइन देखा, तीनों परिप्रेक्ष्य से देखना है, और खाते देखे, और अगर वो अकाउंट बनता है और अगर वो निगेटिव वाला है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा वो भी देखा। और वो रिजल्ट आने की भी एक टाइमलाइन होती है। कुछ होते हैं अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म में ही उसका इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है, कुछ होते हैं मध्यकालीन, मिड टर्म एंड देन लॉन्ग टर्म, कभी बाद में मिल जाएंगे। तो अल्पकालीन माना कुछ किया, जैसे कोई आया, उनसे मैंने प्यार से बात की, उन्होंने भी प्यार से बात की, तो अच्छा किया, अच्छे का अच्छा फल मिला, और वही मैंने थोड़ा सा ठीक से बात नहीं की तो वो भी मुझे इग्नोर करेंगे, तो इमीडिएट अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा मुझे रिजल्ट अनुभव होगा। मध्यकालीन माना उसी एक लाइफ टाइम में आपने जो अच्छा किया उसको आप अच्छा फल प्राप्त करेंगे, जो बुरा किया उसका बुरा फल प्राप्त करोगे। सपोजिटली एक नया रिश्ता जुड़ जाता है और वो व्यक्ति बहुत प्यार से उस रिश्ते को संजोती है, तो एक बहुत सुंदर गहरा स्नेहयुक्त संबंध उसका उस जीवन में मिल जाता है उसको, क्योंकि उसने काम किया वो अच्छा बनाने के लिए। और वही सपोज रिश्ते की बात, रिश्ते को ही अगर लेते हैं, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, अपने मन के हिसाब से चली, कभी दुख दिया कभी ठीक से रहे, करते करते वो रिश्ता कैसे हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा। जो किया उसका फल वैसे ही उसी जीवन काल में मिल गया। वैसे ही अपने शरीर का ध्यान रखना, अच्छे से रखते हैं तो अंत तक ठीक से चल पाते हैं, शरीर के साथ अच्छा चलता है। ये नहीं रखते हैं तो कुछ ना कुछ वो लेके आता है।
तो इसी जीवन काल में मैंने किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल जाता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दीर्घकालीन, माना इस जीवन काल में उसका फल मिले, ये नहीं होता है, वो कभी किसी और जीवन काल में मिल जाते हैं, मिलेंगे ज़रूर। अभी ज़रूरी नहीं कि इमीडिएट नेक्स्ट बर्थ, ये कभी भी आगे जाकर मिल सकते हैं। ठीक है, ये क्यों उसी जन्म में सेटल नहीं होता है और अगले किसी जन्म में सेटल होता है, उसका एक एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास जो सेशन होगा उसमें देखेंगे। ऐसे बहुत सारे रीजंस होंगे जिनको हम समझ नहीं पाते क्यों ऐसे है। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। फिर कर्मों के गणित भी होते हैं। हाँ, बहुत सारे ऑपरेटर्स नहीं लेंगे, 4 ही लेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड एट द लेवल ऑफ एनर्जी। फिजिकल कर्म माना फिजिकली आप कुछ कर रहे हो किसी के साथ या उनके लिए। मेंटल माना आप मन में सोच रहे हो, सिर्फ वो थॉट आके गया। इमोशन, आपने सोचा और उसको गहरे रूप से आपने फीलिंग्स के रूप में, इमोशन के रूप में अनुभव भी किया। एंड एट द लेवल ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लेवल पर या तो आप अच्छा कर रहे हो या तो बुरा कर रहे हो। जो अभी शुरुआत में भी कुछ बात हो रही थी कि एनर्जी हम अच्छा होने के लिए देते हैं, जो राजयोग में हम करते हैं, बहुत पावरफुल पॉजिटिव कर्मा हो जाता है वो। और वही एनर्जी अलग अलग माध्यम, अलग अलग विधियाँ दुनिया में है, उसको यूज़ करके हम किसी का ख़राब करते हैं, बहुत ज़्यादा बैड कर्मा वो हो जाता है। तो जो पॉजिटिव माना क्या, यहाँ पे सपोजिटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज़ है अभी। हाँ, तो मैंने फिज़िकली मेरा कुछ ऐसा कर्म किया, मेरा कोई आ रहा है, दरवाज़ा खुला रखा, लिफ्ट में मैं हूँ, मुझे पता चला कोई आ रहा है, पैरों का आवाज़ आ रहा है, तो मैंने वहाँ पे भी दरवाज़ा खुला रखा, मुझे उनका फ्लोर पता है, मैंने अपने फ्लोर का नंबर दबा रही हूँ, उनका भी दबा दिया, है ना। किसी के हाथ में ज़्यादा सामान है, ऑफ़र कर लिया, कोई आया, पानी पूछा, छोटे छोटे कर्म है, क्या होता जाएगा, +10 +10 +10 +10। वही करना चाहिए था, मैं कर सकती थी, लेकिन इग्नोरेंस, अलबेलापन, केयरलेसनेस, नहीं किया। तो वो जो नहीं किया, मैं कर सकती थी, नहीं किया, उसके मन में जो थोड़ा सा आ जाता है ना, एक निगेटिव कर्म, और उसके मन का छोड़ दो, वो जो सोचेगा वो तो बाद में आएगा। मुझे पता था ना, मैंने ये करना चाहिए था, बात बहुत बड़ी नहीं है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। -10 -10 -10 -10। वही मल्टीप्लिकेशन, इमोशनल लेवल, है ना। ये जो है प्लस एंड माइनस, यहाँ पे हम फिजिकल एंड मेंटल लेवल की चीज़ें लेंगे, जहाँ पे सिर्फ सोचने पर चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपने फील नहीं किया है या एनर्जी लेवल तक नहीं पहुँचे हो। ऐसा आपने कुछ कर्म किया कि जो बहुतों को सुख दे के गया, कोई उलझन में था, आपने समय दिया, है ना, उसको आधार दिया, उमंग उल्लास दिलाया, हिम्मत दिलाई, गाइड किया, है ना, अपलिफ्ट किया किसी को इमोशनली, मल्टीप्लाइड ना, 1000 था, ×10 ×10 ×10 होता जाएगा। एनर्जी लेवल पर करते हैं, बैठ कर रोज़ विश्व को सकाश देते हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम पता चला उसके लिए सकाश भेजते हैं। हाँ, इंटू क्या कहे, 100,000 10,000 लाख, कितना भी हो सकता है वो, कितनी निस्वार्थ भावना से आपने किया, वो उतने उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। और डिवीजन, जानबूझकर पता होते हुए भी किसी को इमोशनली हर्ट करना, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, एंड एनर्जीज को यूज़ करके किसी के जीवन में दुख लाना, वही हिसाब है। कितने से डिवाइड होगा पता नहीं। तो 1000 ही है, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 करो, डिवाइड बाय 10 करो, 100 हो गया, डिवाइड बाय 10 10 हो गया, डिवाइड बाय 10 1 हो गया, 1 डिवाइड बाय 10 कहाँ कहाँ जा रहा है। और ऐसे वाली जिसकी डिवीजन हो गई है, ऐसे भी लोग हमें अभी दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? जेल में दिखेंगे, मेंटल हॉस्पिटल में दिखेंगे, ऐसी सारी जगह जो आइडियली एक
व्यक्ति को, आत्मा को वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पे है। कर्म इतने, जो बाबा कर्म कुटना शब्द यूज़ करते हैं, कर्म इतने खराब हुए हैं, आत्मा ने चॉइसेस इतने खराब किए हैं, और उसको भुगतना ऐसा है जो एक नॉर्मल जीवन वो नहीं जी पा रहा है। तो कर्मों के गणित भी है। तो समझदार बन के या तो प्लस करते चलो छोटी छोटी चीज़ों में। हाँ, ऐसे भी नहीं कि बड़ा ही करना है, मैं इसको सिर्फ सकाश देनी है दिन भर में, वो नहीं। प्लस प्लस से भी तो कितना बनता है ना। हाँ, मैंने वही जला हुआ वार्ड है हॉस्पिटल में कितने न दिन से, या कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें सफरिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैंने ली नहीं। बट ये डिवाइड वाला अकाउंट बहुत अच्छा नहीं होता है। वो जो है वो खाता बन रहा है उनका, हमने रिजल्ट के रूप में कहाँ मिलेंगे वो बात करें, तो वो तो डिवाइड वाला ही है। वो भी एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट, इसमें है क्लास में। अब मैंने कहा था हाइपोथेटिकल सिचुएशन की एक खाता है, ऐसे होता नहीं है। खाते दो में मेंटेन होते हैं हमेशा, क्रेडिट एंड डेबिट। अच्छे कर्मों का खाता अलग, गलत कर्मों का खाता अलग। हाँ, क्योंकि एक खाता मानते हैं जैसे अकाउंटिंग में होता है ना, शब्द तो सेम सेम लगते हैं ना। तो क्या होता है एंड में, हाँ 10 अच्छा है 5 निगेटिव है, चलो 10 - 5 आगे के लिए अच्छा 5 आ गया मुझे। ये नहीं होता है। जो 10 अच्छा किया उसका 10 अच्छा फल मिलेगा, जो 5 खराब है उसका 5 खराब फल मिलेगा ज़रूर, क्योंकि हमने उसको रेगुलर पैसे के अकाउंटिंग के साथ जोड़ दिया। तो हमने क्या किया, साल भर सारा जो करना है वो कर लो, और फिर साल में एक बार जाकर कहाँ पे हुंडी भर दो, या जो जो प्रैक्टिसेस जो जिस चीज़ में बिलीव करता है कि ये पुण्य कर्म है वो करो। तो क्या लगता है उनको, जो मैंने ख़राब किया है ये इस पुण्य कर्म से नलीफाई हो जाएगा। वो नलीफाई कभी भी नहीं होता है। खराब का खराब मिलेगा, अच्छे का अच्छा मिलेगा। ऑब्वियसली हाँ, जो अच्छा किया, अभी दान धर्म भी करते हैं, अगर उसके पीछे इंटेंशन ये है जो खराब किया है वो नलीफाई हो जाए, तो दान धर्म का जमा कितना हुआ है ना। हम देखते हैं ना बहुत बार कि कहाँ जाते हैं तो वहाँ पे सीढ़ियों पे नाम लिखे हुए होते हैं, ये इनके डोनेशन से, इनका ये वो सब। तब जब आपने, अगर आपका नाम हो, इस इंटेंशन ने किसी ने अगर दिया हुआ है तो उसका नाम हो गया, जमा नहीं हुआ, कच्चा फल खा लिया, आप नाम आ गया। अगर उसका इंटेंशन था कि मेरा 4 लोगों को पता चले मैंने इतना देनगी यहाँ पे दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है, तो जो उसकी चाहना है वो तो तथास्तु बोलने के लिए बैठा है ऊपर, उसका नाम हो जाएगा, लोग वाह वाह करेंगे। तो जो कर्म किया उसका फल खा लिया, आगे के लिए जमा नहीं हुआ। तो अब जब ये हमने ये सारा समझा, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन देना है, और अटेंशन दे के खराब कर्म करने हैं। क्या करना है, अच्छे कर्म करने हैं। हाँ, तो क्या करना है, चेक एंड चेंज, माना अच्छे कर्म करने। और क्या करना होगा, हाँ, जो पहले विकर्म पहले से जमा है मेरे अंदर, उनको कैसे मैं विनाश करूँ, उनको कैसे ख़त्म करूँ, नलीफाई करूँ। और जो मैंने अभी यहाँ पे दिखा दिया, नए विकर्म नहीं करूँ, यहाँ पे भी तो ध्यान देना है ना। सुकर्म भी करूँ, विकर्म भी करती रहो, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो अब मुझे क्या करना है, नए विकर्म नहीं बनाने हैं, नो मोर निगेटिव। सुकर्म करना, क्रिएटिंग पॉजिटिव, और विकर्म विनाश, रिमूविंग निगेटिव। क्योंकि ध्यान सिर्फ अभी प्रेजेंट और फ्यूचर पे रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड निगेटिविटी है ना, वो फोर्स करेगी आपको, वो आपको सुकर्म करना और विकर्म न करना, इस चीज़ को बहुत मुश्किल बनाएगी। आपके अंदर जो कोई भी विकर्म के निगेटिविटी है, जब तक वो डाइल्यूट नहीं होती है, निकल नहीं जाती है। माना सिंपल गुस्सा, किसी के अंदर गुस्से के संस्कार है,
तो गुस्से के संस्कार है, माना अंदर क्या है सबकॉन्शियस माइंड में? बीज कैसे होता है? ऐसा एक सीड छोटी सी अंदर होगी क्या आत्मा के अंदर? क्या होगा? वाइब्रेशंस होंगे। अभी हम कहते हैं किसी का गुस्से का संस्कार है, माना क्या वो बार बार वो कर रहा है, इसलिए कहते संस्कार है। नहीं तो अदरवाइज एक आध बार तो गुस्सा कोई भी कर लेता है। अभी के समय पर कितना नॉर्मल किया कर लिया हमने बिलीफ सिस्टम, है ना, कोई भी कर लेता है अभी के समय के हिसाब से, है ना। बट कोई बार बार हमेशा उसका संस्कार है, कब बोलते हैं? जो वो उस विकार के आधार से बहुत ज़्यादा कर्म में आता है। तो इसमें होगा क्या? सबसे पहली जो बात है, हमने जो कल भी देखा था कि हमारी मेमोरी विजुअल मेमोरी है। सीन बाय सीन हम जो जीवन जीते हैं वो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो सारे सीन्स जहाँ पे मैं गुस्सा कर रही हूँ वो मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, और उस रिकॉर्डिंग में जो मैंने फील किया और जो उन्होंने फील किया, उस सीन के जो वाइब्रेशंस थे वो अटैच हो रहे हैं। और वो वाइब्रेशंस कौन से? गुस्से के। अब क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, गुस्से वाले जो वाइब्रेशन है, हमें पता है उसके स्पेसिफिक कोई फ्रिक्वेंसी होगी, वो सारे एक्यूमुलेट होके आत्मा के अंदर है। अब जो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांगली है, जब ये इतने स्ट्रांग अंदर होते हैं तो जैसे कि हम कह सकते हैं उस संस्कार का आत्मा के ऊपर बहुत कड़ी पकड़ है, जो वो चाहते हुए भी निकल नहीं पा रही है। वो पकड़ ढीली होनी चाहिए। अगर मैंने बहुत बार गुस्सा किया है और वो मेरे अंदर वाइब्रेशंस है, सीन्स है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिकॉर्डिंग्स का फ़र्क मुझे वाइब्रेशंस का पड़ रहा है। वो है। और अब मुझे कर्मा फिलॉसफी पता चली, अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैंने डिसाइड किया और सिचुएशन बनी और मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम्स है, वृत्तियाँ है लोगों के प्रति, मेरी खुद की कुछ दृष्टिकोण भी है जो मैंने ऐसी बनी है जो मुझे गुस्सा दिलाती है, माना गुस्सा ट्रिगर हो जाता है मेरे अंदर का। ऐसी कुछ बिलीफ सिस्टम्स है, इसीलिए तो वैसे थॉट्स आते हैं, इसीलिए उस सिचुएशन में मैं गुस्से से रिएक्ट करती हूँ। नहीं तो उसी सिचुएशन को कोई बहुत अच्छे से भी तो हैंडल करता है, क्योंकि उसका सोच अलग चलता है, तो वो देखता अलग नज़रिए से है ना। तो मेरे अंदर ऐसे कुछ फॉल्टी बिलीफ सिस्टम्स, एटीट्यूड्स, पर्सपेक्टिव्स जमा है, जिसके कारण वो सेम ही सीन में मुझे गुस्सा आ जाता है। अभी वो तो और एक अलग ही गाथा है, जो मैं करती हूँ उसके तो न्यूरल सर्किट्स भी बन जाते हैं ना। हाँ, उसके न्यूरल सर्किट्स है। हाँ, बट वही बात है, सिंपल बात, क्यों संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है? इतने सारे जो हम कर्म करते हैं, जो भी कर्म मैंने रिपीटेडली, इनफैक्ट अटेंशन से कोई भी चीज़ की और करती रहूँ, थोड़े दिनों में 7 दिन में भी कुछ इफेक्ट आपको दिखाई देगा। बार बार करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूरल सर्किट्स अंदर होंगे। तो कितने ना हैबिट्स के, कितने ना विकारों के न्यूरल सर्किट्स अंदर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर मेरा अटेंशन नहीं है तो ऑटोमेटेड मोड में वो काम करेंगे, लेकिन कौन सा फायर करेगा सर्किट, ये कौन डिसाइड करता है? मेरा थॉट। इसीलिए संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है। यहाँ पे फिजिकली वायरिंग अलग हो गई तो भी अगर आत्मा डिसाइड करती है तो उसने वो संकल्प ही क्रिएट नहीं किया तो वो फायर नहीं होगा। और धीरे धीरे, क्योंकि अभी इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, नया वाला बन रहा है, और ब्रेन की एक फीचर है जिसको वो न्यूरल प्रूनिंग, कुछ तो नहीं, प्रूनिंग एक शब्द है उसको, उसके पहले कुछ तो है। तो माना उसका मीनिंग ये है, जो सर्किट्स बहुत दिनों से यूज़ नहीं होते हैं और विच आर बीइंग रेयरली यूज्ड, दोज आर एलिमिनेटेड। सिनेप्टिक, हाँ, प्रूनिंग है ना, तो वो निकाल ले जाते हैं, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। संस्कार परिवर्तन में हम जैसे कहते हैं कि वाइब्रेशंस क्लींस होती है, ब्रेन में क्या इफेक्ट आता है, वो वायरिंग निकाल दी जाती है, एलिमिनेट की जाती है। बट अगर वो जब तक नहीं निकली जाती है, वो प्रेजेंट है, बट वो फायर ही नहीं होंगे, क्योंकि उसको ट्रिगर करने वाला मैं थॉट ही क्रिएट नहीं कर रही हूँ। तो फिर भी राजा तो मैं ही हूँ, मेरे हाथ में है। होता है ना, सिनेप्टिक प्रूनिंग वही शब्द है उसके लिए।
और हम आध्यात्मिक भाषा में संस्कार परिवर्तन कह लेंगे, विकर्म विनाश कहेंगे। ठीक है, तो कोई संस्कार, जैसे हम एंगर की बात कर रहे थे, तो सीन्स है बट उसके साथ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है। वो वाइब्रेशंस अभी मुझको खींचेंगे और वो सारे एटीट्यूड्स, वो मेरी थॉट प्रोसेसेस जो अंदर भरी पड़ी हैं, जब तक वो क्लींस नहीं होंगी उस संस्कार की पकड़ मेरे ऊपर से निकलेगी नहीं। वो बार बार मुझे गुस्से की तरफ ही लेके जाएगी। तो जितना योग बल से मैं उन वाइब्रेशंस को क्लींस करती जाती हूँ, उतना उस संस्कार की पकड़ मेरे ऊपर से ढीली होती जाती है। सिचुएशंस बनती है, अंदर आएगा, छोड़ दो, नहीं करना है गुस्सा। ये वाली स्थिति जब है, मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ और ये वाली स्थिति जब आती है, माना उन वाइब्रेशंस अभी लूजनड अप हुए हैं, काफ़ी सारे गए हैं, तब जाके उस संस्कार की पकड़ मेरे ऊपर से ढीली हो गई है। तो यहाँ पे हमें जो बताना है, नए विकर्म नहीं करने हैं, सुकर्म करना है, विकर्म विनाश करना है। तो विकर्म विनाश आध्यात्मिक शब्द है, हम यूज़ कर सकते हैं। जो एक्यूमुलेटेड नेगेटिविटी है उसको हमें क्लीन करना है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो नए विकर्म नहीं बनाने हैं, तो क्या लगेगा उसके लिए? अटेंशन लगेगा, राइट। और अटेंशन के पहले इंटेंशन चाहिए। इंटेंशन चाहिए। ज्ञान तो सबके पास बहुत है, मेरा इंटेंशन ही नहीं है बदलने का, तो कुछ वो नॉलेज यूज़ होगा लाइफ में। हाँ, तो हाँ, अवेयरनेस, फिर उसके बाद फिर अवेयरनेस से अटेंशन होगा। ठीक है, और क्या लगेगा? नॉलेज चाहिए, और हाँ, शक्ति चाहिए बदलने की, राइट। और मेरे पास ज्ञान भी है और मेरे पास शक्ति भी है, और उससे चेंज हो गए, दृढ़ता चाहिए, और थोड़ा पेशेंस पावर भी चाहिए। हाँ, पेशेंस पावर, पेशेंस भी चाहिए अपने साथ, है ना। क्योंकि सोच रही हूँ बट वही अभी तक वो पकड़ ढीली नहीं हुई है। होता है ना हमारे साथ, डिसाइड किया नहीं करना है, गुस्सा हो जाता है, आई नीड टू बी पेशेंट विथ माई सेल्फ। ठीक है, हुआ, अभी तक क्लिनजिंग पूरा नहीं हुआ, आई विल वर्क अपॉन इट मोर। तकदीर भी चाहिए, वो पॉइंट यहाँ पे नहीं लाना होता है, तकदीर बनाना होता है। ये तो बाबा कहे रामा के नॉलेज को उल्टा लेना, तकदीर में होगा तो मेरे गुस्से का संस्कार जाएगा, ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं, ऐसे तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो ज्ञान बल, योग बल, निश्चय और दृढ़ता। ज्ञान का बल कहाँ है? सिर्फ ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान तो पॉइंट रूप में सबके पास है। उसका बल मेरे पास कब जमा होगा? जब मैं उसको अपने जीवन में यूज़ करूँगी। धारणा दो लेवल पर होती है, एक है बुद्धि में धारणा और दूसरा है जीवन में धारणा, जिसको हम कहेंगे ज्ञान का उस बिंदु का स्वरूप में बनी। पर जीवन में धारणा तभी होगा जब वो ज्ञान का बिंदु मेरी बुद्धि में धारण हुआ है। बुद्धि में जो धारणा है उसके भी दो लेवल्स हैं। फर्स्ट, उस ज्ञान के बिंदु को मैंने समझा, अर्थ क्या है इसका, मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को समझना मनन चिंतन के द्वारा। और दूसरी लेवल जब तक नहीं है जीवन में, वो पॉइंट आएगा नहीं। मैंने सिर्फ बुद्धि से समझा है, जो बुद्धि से समझा हुआ होता है वो सिर्फ मुख से सुनाया जाता है। जो जीवन का अनुभव है वो जब मैं शेयर करती हूँ तो उसके वाइब्रेशंस अलग है, वो दूसरों में परिवर्तन ज़रूर ला सकता है ना। यहाँ की जो बात है वो सिर्फ मुख से बोलेगी, कान तक रहेगी, दिल तक नहीं पहुँचेगी। तो पहली बुद्धि में धारणा है, मैं वो पॉइंट को मैं समझूं, क्योंकि बिना समझे तो जीवन में अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो समझना मीनिंग क्या है इस पॉइंट का। और दूसरा है जो मैंने समझा, ये मेरे जीवन में कहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, कहाँ पे लागू पड़ता है। ये वाली स्टेप अगर मिसिंग है तो मेरे पास सिर्फ पॉइंट्स की लिस्ट होगी,
जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। यह सीन हो रहा है, मैं ज्ञान के पॉइंट रिपीट करती रहूँगी, एक्ट में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मुझको ये पता ही नहीं है कि ये पॉइंट मेरे जीवन में इस सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है। तो वो होमवर्क पहले करके रखना होता है। मुझे कुछ नया समझा, मैं देखूँ कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है। भले वो शायद वो चीज़ मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं, बट हम देखते तो है ना कहाँ पे ये अप्लाई होता है, किस रीति से हो सकता है। तो ये वाला जो चर्निंग है ना, जो कल अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि ड्राई फ्रूट्स का लड्डू है तो क्या बताया जाता है, चबा चबा कर खाओ, क्योंकि हेवी होते हैं पचने के लिए, हजम होने के लिए। तो चबा चबा कर खाते हैं तो आधा डाइजेशन यहाँ पे ही हो गया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, फिर केमिकल ब्रेकडाउन, अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, अच्छे से डाइजेस्ट हुआ तो उसका पोषण द्रव्य जो है, मूल्य है, वो सारा खून में आ जाएगा, शरीर धीरे धीरे शक्तिशाली बनता जाएगा। तो आत्मा जब इस 2 लेवल पर डाइजेस्ट करती है ज्ञान को, एक तो उसका अर्थ मैंने समझा और दूसरा मेरे जीवन के लिए क्या अर्थ लगता है, किस व्यक्ति के साथ, किस परिस्थिति में, किस रीति से इस पॉइंट को मैं यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ तक जब मैंने उसको चबाया है तब जाके वो व्यक्ति आई, वो सीन आया, मैं वो पॉइंट अप्लाई कर पाऊँगी। वो परिस्थिति आई क्योंकि रेडी हूँ मैं। हाँ, अस्त्र शस्त्र ज्ञान के कहते हैं ना हम, बट वो चलाना पता नहीं है मुझे, तो हाथ में तलवार होने से फ़ायदा क्या है, तलवार चलाना भी तो आना चाहिए। तो वो चलाना सीखना, माना उस पॉइंट का मेरे जीवन में क्या महत्व है, एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसके ऊपर मेरा चर्निंग होना ज़रूरी है, तब जाके जीवन में धारणा। और ऐसे जब हम धारणा करते जाते हैं अलग अलग ज्ञान के पॉइंट्स के, तब वो ज्ञान का बल आत्मा के अंदर दिखाई देता है। क्योंकि नए विकर्म न करना, बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाहर संपूर्ण तमो प्रधानता है, आत्माओं की तमो प्रधानता बढ़ी हुई है। मेरे भी तमो प्रधान संस्कार जागृत अवस्था बहुत सारे, हमको पता है, हम कितना भी पुरुषार्थ करें, कुछ कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आते हैं कि तब वो बहुत जागृत अवस्था में रहते हैं। अकाउंट सेटलमेंट का टाइम चल रहा है और तब मुझे नए विकर्म नहीं बनाने हैं, तो इसके लिए ज्ञान का बल चाहिए और साथ ही साथ योग का भी बल, योग नहीं सिर्फ जमा किया हुआ बल चाहिए। माना सारी गुण शक्तियाँ मेरे अंदर जमा हो, क्योंकि विकर्म नहीं करना माना गुणों का बल मेरे अंदर चाहिए। गुस्सा नहीं करना है तो शांति मेरे अंदर जमा चाहिए, प्यार मेरे अंदर जमा चाहिए, ज्ञान मेरे अंदर जमा चाहिए, शक्ति मेरे अंदर जमा चाहिए, तब जाके गुस्सा नहीं होगा। मैंने अब तक किए हैं और उसका मीनिंग हम बताएं। और ये हिंदी है ना, तो इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ योगा, इंग्लिश में जब ये पीपीटी होती है तो अलग शब्द आ जाते हैं, हिंदी में वो थोड़े हेवी हो जाते हैं। ये भी यूज़ कर सकते हैं, बल और शक्ति, शक्ति भी यूज़ कर सकते हैं। बल माना वो जमा किया हुआ इमीडिएट वो फील अलग आता है बल का, है ना, अपने ऊपर है। वही मैंने कहा, आपको लगता है नहीं ये शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, चेंज कर सकते हैं उसको। बट अब तक जितने तक जहाँ तक मैंने यूज़ किया है काम कर लेता है, आत्माएं समझ पाती है चीज़ों को, क्योंकि हम समझा रहे हैं ना, वो माना इस शब्द का मीनिंग क्या है। फिर निश्चय कि जो मैंने डिसाइड किया है ना, वो मेरे लिए सही है, ये निश्चय। नहीं तो बहुत बार वो प्रभाव परिस्थिति का और दूसरों के निगेटिविटी का इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं अभी यहाँ पे मुझे करना ही है, ऐसे बोलना ही है, ये वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन जो मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि मुझे यही राह चुननी है, उस राह पर निश्चय और फिर दृढ़ता। दृढ़ता से जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं करती चलूँ, तब जाके नए विकर्म न बनना, ये वाली चीज़ निरंतर होती रहेगी। सुकर्म करना, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी ज्ञान का बल, क्योंकि सुकर्म करना उसके लिए भी तो ज्ञान का बल, ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा हुआ होना चाहिए। योग का भी बल चाहिए, निश्चय भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए, बट उसके साथ और एक चीज़ चाहिए, वो है हिम्मत। क्योंकि सुकर्म करना माना अभी जो बाढ़ है उसमें एक बिंदु कहता है, एक बूंद कहती है मैं ऐसे नहीं तैरूंगा, मैं ऐसे तैरूंगा।
प्रवाह के विरुद्ध है ना। जिस चीज़ को नॉर्मल समझा जाता है उसके विपरीत मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं स्टैंड आउट हो जाऊँगी, अलग दिखूँगी। ठीक है, हिम्मत। मुझे निश्चय है, जो मैंने चुना है, जो थॉट प्रोसेस चुनी है, वो मेरे लिए सही है। और विकर्म विनाश के लिए योग बल, क्योंकि विकर्म विनाश को डेप्थ बहुत है, इनिशियल लेवल पर ये इतना नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे योग बल तक माना पावर ऑफ योगा, उससे धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस क्लींस होते जाएंगे। इतना हम बता सकते हैं। तो टोटल सेशन में हमने कर्मा फिलॉसफी के सारे जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उनको देखा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, फिर उसका एप्लीकेशन इन फ्रॉम कर्मा फिलॉसफी पर्सपेक्टिव वो देखा, कर्मों के प्रकार देखे, वो टाइमलाइन देखी, खाते देखे, फिर वो कौन कौन से टाइमलाइन में आते हैं रिजल्ट, उसका रिपरकशन वो भी देखा। कैसे मेरे विचार कर्म डिसाइड करते हैं, मतलब विचारों के कारण कर्म और कर्मों के कारण भाग्य, वो भी देखा। किन किन के साथ खाते बनते हैं और कौन से किन के साथ कौन सा निगेटिव खाता बनने के कारण कौन सा रिजल्ट आता है, वो भी देखा। उनका गणित भी देखा। और फिर ये सब जानने के बाद क्या करना चाहिए अभी, वो भी देखा। तो यहाँ पे होमवर्क ये रहेगा कि इस जीवन में बचपन से लेकर अब तक जाने अनजाने में किए हुए गलत कर्म उन्हें बताए और उनके लिए उनसे माफ़ी मांगे। परमात्मा को खत लिखे और उसमें जो आज सुबह पॉइंट आया था, तो ये होमवर्क होगा उनके लिए। शांति। और फिर यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव कमेंट्री जो हमने लिया ना उसको, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आए, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव कमेंट्री सम अप करने के लिए। ठीक है, ओम शांति। टी ब्रेक है, एक 10 मिनट में चाय पी के फ्रेश होके फिर से नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे।